हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, संसदीय व्यवस्था के गुण दोष स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, सरकार के दो प्रमुख अंगों कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य आपसी संबंधों के आधार पर दो प्रकार की सरकारें होती हैं। एक होती है संसदीय सरकार और एक होती है अध्यक्षीय सरकार। तो दोनों सरकारों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो इससे पीछे वाले वीडियो में मैंने ये दोनों क्वेश्चन बना दिए आपके लिए, दोनों टॉपिकों पर वीडियो बना दिया, वो आप देख सकते हैं और दोनों ही प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। तो आगे देखिए, संसदीय सरकार को मंत्रिमंडलीय सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्ट मिनिस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। अब इनका मतलब क्या हुआ? संसदीय सरकार को मंत्रिमंडलीय सरकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था में शासन की संपूर्ण शक्तियां मंत्रिपरिषद में या मंत्रिमंडल में निहित होती हैं और मंत्रिमंडल के द्वारा ही शासन का संचालन किया जाता है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको मंत्रिमंडलीय सरकार कहते हैं। फिर बात आती है उत्तरदायी सरकार। उत्तरदायी सरकार संसदीय शासन व्यवस्था को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो कार्यपालिका होती है यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल जो होता है वो अपनी नीतियों और कार्यों के लिए व्यवस्थापिका यानी संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। और संसद जो है वो विभिन्न प्रकार के संसदीय प्रस्तावों के जरिए सरकार पर नियंत्रण रखती है और अविश्वास प्रस्ताव के जरिए जो है वो सरकार को कार्यकाल से पहले भी पद से हटा सकती है। और सरकार का वेस्ट मिनिस्टर स्वरूप क्यों कहा जाता है संसदीय सरकार को? तो ब्रिटेन के अंदर जो संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है उसको सरकार का वेस्ट मिनिस्टर स्वरूप कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, वर्तमान में ब्रिटेन, जापान, भारत, कनाडा आदि देशों में संसदीय शासन प्रणाली प्रचलित है। तो छोटा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है 20 शब्दों वाला कि संसदीय शासन व्यवस्था वाले 4 देशों के नाम लिखिए। तो ब्रिटेन, जापान, भारत और कनाडा। अब देखिए आगे, संसदीय शासन व्यवस्था के गुण। इसमें आपको गुण या लाभ जो भी हैं वो बताने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य। देखिए, संसदीय व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह सरकार के व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अंगों के मध्य सहयोग एवं समन्वय स्थापित करने में मदद करती है। इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका का एक अंग है और दोनों अपने अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन दोनों अंगों के बीच विवाद के बहुत कम अवसर उत्पन्न होते हैं। ठीक है, दूसरी विशेषता देखिए इसकी, उत्तरदायी सरकार। संसदीय शासन व्यवस्था में एक उत्तरदायी सरकार का निर्माण होता है। कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल अपनी नीतियों और कार्यों के लिए व्यवस्थापिका यानी संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और व्यवस्थापिका यानी संसद विभिन्न प्रकार के तरीकों या साधनों जैसे प्रश्न पूछना, पूरक प्रश्न पूछना, आलोचना करना, काम रोको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और अंत में अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। तो दोस्तों, छोटा क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आ सकता है कि कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिका जो है वो किन किन तरीकों से और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। तो प्रश्न पूछना, पूरक प्रश्न पूछना, आलोचना करना, काम रोको प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव, इन तरीकों से जो है वो संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। अगला पॉइंट देखिए, कार्यपालिका की निरंकुशता पर रोक। देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था का एक प्रमुख गुण यह है कि इसमें कार्यपालिका निरंकुश नहीं हो पाती है। अपने बहुमत के दम पर कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल मनमाने तरीके से शासन का संचालन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह से शासन का संचालन करता है और प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका यानी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। विभिन्न प्रकार के संसदीय प्रस्तावों और अविश्वास प्रस्ताव के जरिए व्यवस्थापिका यानी संसद कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है।
तो चूंकि इस शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखा जाता है, उस वजह से कार्यपालिका की निरंकुशता पर रोक लगती है। कार्यपालिका मनमाने तरीके से शासन का संचालन नहीं कर सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगली विशेषता अगला जो गुण है वो देखिए, संसदीय व्यवस्था का वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था। तो संसदीय व्यवस्था का एक प्रमुख गुण यह होता है कि इसमें वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था पाई जाती है। इस शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका यानी संसद के लोकप्रिय सदन में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा सरकार का निर्माण किया जाता है, और यदि सत्तारूढ़ दल अपना बहुमत खो देता है या अविश्वास प्रस्ताव द्वारा उसे पद से हटा दिया जाता है, तो राज्य का मुखिया यानी राष्ट्रपति मुख्य विपक्षी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि नए चुनाव के बिना वैकल्पिक सरकार का गठन हो सकता है। तो संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था होती है। ठीक है, अगला जो गुण है वो देखिए, व्यापक प्रतिनिधित्व है। इस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका में यानी मंत्रिपरिषद में देश के सभी वर्गों और समुदायों का प्रतिनिधित्व पाया जाता है। मंत्रिपरिषद का निर्माण करते समय प्रधानमंत्री द्वारा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि देश के सभी वर्गों, समुदायों और क्षेत्रों को मंत्रिपरिषद में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सके। ठीक है, तो ये संसदीय शासन व्यवस्था के गुण थे। अब अपन बात करेंगे संसदीय व्यवस्था के दोष, कमियां या आलोचनाएं। इस व्यवस्था में क्या क्या कमियां हैं या इसमें कौन कौन से दोष हैं। तो पहला है अस्थिर सरकार। देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था की इस आधार पर आलोचना की जाती है कि इसमें एक स्थायी सरकार की व्यवस्था नहीं होती है, क्योंकि शासन व्यवस्था में इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है कि कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर सकेगी। अविश्वास प्रस्ताव या राजनीतिक दल बदल के जरिए कभी भी सरकार गिर सकती है। एग्जाम्पल आप राजस्थान के अंदर देख सकते हैं। राजस्थान में 4 साल होगी सरकार चलते हुए, लेकिन कभी भी ये नहीं लगता है कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर सकेगी। हर समय जो है वो राजनीतिक दल बदल का खतरा बना रहता है। और पिछले साल जो आपने देखा कि सचिन पायलट गुट जो है वो किस प्रकार से सरकार से नाराज होकर के और बीजेपी की तरफ जाने की फिराक में हो गया था और सरकार गिरने की नौबत आ गई थी। वो बात अलग है कि वो ऐसा हुआ नहीं, लेकिन आज भी जो है गहलोत सरकार, राजस्थान की सरकार जो है वो अपने आप को स्थिर नहीं मान सकती है। तो ये संसदीय शासन व्यवस्था की एक प्रमुख कमी है कि दल बदल के जरिए या अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सरकार कभी भी गिर सकती है। दूसरी इसकी कमी देखिए शासन व्यवस्था की, नीतियों की निश्चितता का अभाव। संसदीय व्यवस्था में दीर्घकालीन नीतियां लागू नहीं हो पाती हैं, क्योंकि सरकार के कार्यकाल की अनिश्चितता बनी रहती है। इसके अलावा सत्तारूढ़ दल में परिवर्तन होते ही सरकार की नीतियों में भी परिवर्तन हो जाता है। इस व्यवस्था में सरकार बदलते ही सरकार की नीतियां भी बदल जाती हैं। तो संसदीय शासन व्यवस्था की ये भी प्रमुख कमी है कि शासन में क्या होता है, व्यवस्था बदलते ही, सरकार बदलते ही नीतियां भी बदल जाती हैं। आज कांग्रेस की सरकार है, उसकी नीतियां अलग है। बीजेपी की सरकार आते ही और पीछे वाली सरकार की पूरी नीतियां जो है वो चेंज कर देती है, बदल देती हैं। तो एक तो चीज़ ये होती है। दूसरी चीज़, अब उस वजह से क्या है कि दीर्घकालीन नीतियां भी लागू नहीं होती, क्योंकि सरकार की स्थिरता में संदेह होता है। पूर्ण बहुमत वाली सरकार होती है, जैसे आज मोदी सरकार है, वो पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो उसको कोई इस प्रकार की टेंशन नहीं है। लेकिन जहाँ पर बहुमत के बिल्कुल नज़दीक सरकार होती है, वहाँ पर इस प्रकार का खतरा ज़्यादा होता है। जैसे मध्य प्रदेश के अंदर क्या हुआ, सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन कांग्रेस के ही जो सदस्य थे सिंधिया और उसके साथ ही उन्होंने जो है बीजेपी में शामिल होकर के और मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी और वहाँ पर बीजेपी की सरकार बन गई। तो जब इस प्रकार की स्थितियाँ होती है, तो जो मुख्यमंत्री होता है वो क्या है, वो दीर्घकालीन नीतियां लागू नहीं कर पाता है। वो रात दिन जो है वो सरकार को बचाने के लिए वो उस प्रयास में लगा रहता है और इस प्रकार की नीतियां लागू करता है। लोक लुभावनी नीतियां लागू करने का प्रयास करता है, जिससे जनता प्रसन्न रहे, विधायक प्रसन्न रहे, भले ही उससे राज्य को दीर्घकाल में हानि उठानी पड़े। अगला जो दोष है वो देखिए, मंत्रिमंडल की निरंकुशता।
संसदीय शासन व्यवस्था की इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि इसमें बहुमत दल की निरंकुशता पाई जाती है। जब सत्तारूढ़ पार्टी को संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है तो कैबिनेट निरंकुश हो जाता है और वह मनमाने तरीके से नीतियों और कानूनों का निर्माण करने लग जाता है। जिस भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता है वो पार्टी फिर क्या होती है, मनमाने तरीके से शासन का संचालन करने लग जाती है। ठीक है, तो तानाशाही तरीके से वो आचरण करने लग जाती है। अगली जो कमी है इस शासन व्यवस्था की वो क्या है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा। संसदीय शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है क्योंकि जब किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है उस स्थिति में गठबंधन सरकार का निर्माण किया जाता है जिसमें शामिल सभी राजनीतिक दल सरकार को समर्थन देने के बदले पूरी कीमत वसूल करते हैं और प्रधानमंत्री भी अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए सहयोगी पार्टियों की जायज़ नाजायज़ सभी मांगों को पूरा करने का प्रयास करता है। जैसे वर्तमान जो केंद्र वाली सरकार है उससे जस्ट पहले वाली जो कांग्रेस की सरकार थी वो उस दौरान कितने मतलब घपले और घोटाले हुए थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, कई मंत्री जेल गए थे। उसका एक प्रमुख कारण ये था कि उस सरकार के पास में पूर्ण बहुमत नहीं था और वो गठबंधन सरकार थी, अन्य पार्टियों के सहयोग से वो सरकार चल रही थी। इस वजह से सहयोगी पार्टियों को खुश करने के चक्कर में जो है प्रधानमंत्री स्ट्रिक्ट कदम नहीं उठा पाते थे। व्यक्ति जो है वो कमज़ोर या ताकतवर नहीं होता है, सरकार के पास में बहुमत की स्थिति कैसी है उससे उसकी स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगला जो दोष है वो देखिए, अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन। देखिए संसदीय शासन व्यवस्था की इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि इसमें अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन किया जाता है क्योंकि इस शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका का सदस्य बनने के लिए या मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए किसी विशेष शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। परिणाम स्वरूप ऐसे व्यक्ति भी जोड़ तोड़ से चुनाव जीत जाते हैं और मंत्री बन जाते हैं जिनको अपने मंत्रालय के कार्यों में कोई विशेषज्ञता प्राप्त नहीं होती है। तो ये संसदीय शासन व्यवस्था की एक बहुत बड़ी कमी है कि इसमें ऐसे लोगों को भी मतलब मंत्री बना दिया जाता है। जैसे शिक्षा मंत्री ऐसे व्यक्ति को बना दिया जाता है जिसकी खुद की जो है स्नातक की डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री का पता नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है और बड़े बड़े सेमिनारों के अंदर जो है किसी भी विषय पर स्पीच देने लग जाता है जिसकी खुद की जो है एमए की डिग्री का पता नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी कमी है। अगला जो है, अगली कमी शासन व्यवस्था की देखिए, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के विरुद्ध। संसदीय शासन व्यवस्था की इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि यह शासन व्यवस्था शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध है क्योंकि इस शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक साथ और अविभाज्य होती है। प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद का भी नेता होता है और व्यवस्थापिका यानी संसद के लोकप्रिय सदन का भी नेता होता है। ठीक है, तो मॉन्टेस्क्यू का जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है उस सिद्धांत के भी ये शासन व्यवस्था विपरीत होती है। तो दोस्तों इसमें मैंने आगे कुछ बताया आपको। देखिए नोट, एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड अन्य प्रकार से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जैसे संसदीय शासन व्यवस्था की अध्यक्षीय शासन व्यवस्था पर श्रेष्ठता स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन है, मान लीजिए एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि संसदीय शासन व्यवस्था की अध्यक्षीय शासन व्यवस्था पर श्रेष्ठता स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के आपको दोष बताने हैं। ठीक है, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के दोष बताने हैं और संसदीय शासन व्यवस्था के गुण बताने हैं। तो इससे अपने आप स्पष्ट हो जाएगा कि संसदीय शासन व्यवस्था अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की तुलना में क्या है, श्रेष्ठ है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की संसदीय शासन व्यवस्था पर श्रेष्ठता स्पष्ट कीजिए। इसमें उल्टा कर देना, इसमें अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के आपको गुण बताने हैं और संसदीय शासन व्यवस्था के दोष बताने हैं। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था की किन आधारों पर आलोचना की जाती है। तो आलोचना आपको बताई हुई है, वो इसी क्वेश्चन के अंदर निहित है। फिर है, आप संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में किसे श्रेष्ठ मानते हैं और क्यों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें आप जिसको भी श्रेष्ठ मानते हैं उसके आपको गुण बताने हैं और उसके दूसरी वाली जो व्यवस्था, जैसे मान लीजिए आप संसदीय व्यवस्था को श्रेष्ठ मानते हैं तो संसदीय व्यवस्था के आपको गुण बताने हैं और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के दोष बताने हैं। तो इससे आप क्या कर देंगे कि संसदीय शासन व्यवस्था अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की तुलना में श्रेष्ठ होती है। और अगर आप अध्यक्षीय शासन व्यवस्था को श्रेष्ठ मानते हैं तो संसदीय शासन व्यवस्था के दोष बता देंगे और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के गुण बता देंगे। ठीक है, इस प्रकार से तो इस एक प्रश्न के अंदर 4 प्रश्न और निहित हैं और
इतने प्रकार से ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो हमारा कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप किसी टॉपिक पर इस प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं आसान भाषा के अंदर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं उस टॉपिक पर सरल भाषा में, आसान भाषा में आपके लिए वीडियो बना करके लेकर आऊँगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का लिंक अपने साथियों के पास में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के पास में वीडियो पहुँच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।